नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हो गया था, जो वर्तमान में आप देखते हैं तो भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। इस काल की सभी संस्कृतियों में सैंधव सभ्यता सबसे विकसित, विस्तृत और उन्नत अवस्था में थी। अगर सैंधव सभ्यता के टाइम पीरियड की बात किया जाए तो इसके टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 3500 ईसा पूर्व से लेके 2350 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है वो है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक है। और जो तीसरा टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का, उसको बोला जाता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1750 ईसा पूर्व के आगे तक मानी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, तो सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन। तो देखिए, सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप लोग पढ़ चुके हैं, और जिसका ज्ञान आपको देखने को मिलता है पुरातात्विक अवशेष एवं अनुसंधानों से आपको पता चल जाता है कि ये जो सभ्यता थी ये पर्यावरण के अनुकूल, इसका अद्भुत नियोजन किया गया था इस सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों और उनकी संरचना तथा बसावट में अद्भुत समानता आपको देखने को मिल जाती है। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचा दुर्ग बना होता था, जिसमें शासक वर्ग निवास करता था, और दूसरे भाग में सामान्य जनता निवास करती थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की सैंधव बस्तियों की नगर योजना में कुछ समानताएं भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ के नगर 2 भागों में विभक्त थे। पश्चिमी भाग में किला था, जो कि लगभग शासक वर्ग के लिए हुआ करता था। अब देखिए, शासक वर्ग से मतलब ये नहीं कि वहां पे राजा रहा करते थे, लेकिन हाँ, वहां पे एक रूलिंग क्लास हुआ करती थी, शायद वो व्यापारी तबका हुआ करता था। अब इसका कुछ आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वहां पे शासक रहते थे, लेकिन हाँ, ये था कि रूलिंग क्लास हुआ करता था, जो मतलब प्रशासनिक एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट किया करता था। ठीक है, मतलब ज्यादा आप जैसे देखते हैं कि जो कि महाजनपद काल में आपको बड़े बड़े राज्य देखने को मिलते हैं, फिर बड़े बड़े सम्राट आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर आप देखेंगे शिशुनाग, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे शासक आपको देखने को मिलते हैं। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा प्रशासनिक स्ट्रक्चर जिसमें राजा हो, पूरी की पूरी प्रशासनिक आप देखें मैकेनिज्म डेवलप किया गया हो, ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, रूलिंग तबका था, इसका प्रमाण आपको देखने को जरूर मिल जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो पश्चिम में था वहां पे किला था, और किला में लगभग जो थे शासक तबका रहा करता था, और पूर्वी सिरे पे आम जनमानस निवास करते थे। सैंधव सभ्यता के नगरों में भवनों का निर्माण व्यवस्थित ढंग से हुआ था। कालीबंगा को छोड़कर लगभग सभी नगरों में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते थे, और सैंधव नगरों में सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। जल निकासी की व्यवस्था उत्तम थी। प्रत्येक घर से निकलने वाले पानी को नालियों के माध्यम से बड़े नाले से जोड़ा गया, जो सड़क के किनारे बहते थे। बड़े नाले, या इसे आप मोरियों कह सकते हो, इसे ईंटों या पत्थरों से ढका जाता था। जो बड़े नाले थे तो उसकी मोरियों को क्या किया जाता था, ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, और इन मोरियों के जो मेन होल हुआ करते थे उसकी साफ सफाई के लिए इस पत्थर को हटाया जाता था। फिर साफ सफाई करने के बाद फिर से पत्थर को रख दिया जाता था। और ये आप देखेंगे तो सड़कों और मोरियों के साक्ष्य आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, तो बनावली में देखने को मिल जाता है। अब वही बात किया जाए मोहनजोदाड़ो का, जो विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ईंटों से निर्मित इस विशाल इमारत की लंबाई चौड़ाई अगर आप देखें तो 12 मीटर लंबा होता था और 7 मीटर चौड़ा था। साथ ही साथ 3 मीटर की गहराई भी थी इस विशाल स्नानागार में। इसके दोनों सिरों से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। स्नानागार के बगल में कपड़े बदलने के कक्ष थे,
और इसका फर्श पक्की ईंटों से निर्मित था। और बात किया जाए स्नानागार में पानी कहाँ से आता था, तो स्नानागार में पानी बड़े कुएं से आता था और ये कुआं बगल के ही रूम में बनाया गया था। तो वहां से पानी की व्यवस्था की जाती थी, स्नानागार को भरा जाता था। पानी निकालने के लिए नालियां भी थी। अगर मान लीजिए जैसे पानी अगर वो भरा है स्नानागार में, तो उसे कैसे निकाला जाए, तो नालियों के माध्यम से उस पानी को निकाला जाता था। स्नानागार के चारों तरफ मंडप और कक्ष बने थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता था कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान के लिए किया जाता था। एक चीज और जो हमें देखने को मिलती है वो है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। तो देखिए जो सैंधव सभ्यता थी उस टाइम, जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो अधिशेष अवस्था में हुआ करती थी। तो अब अधिशेष होगी, जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा, तो हम उसका क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, साथ ही साथ कुछ चीजों का संरक्षण भी करेंगे। तो उसको संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े क्या बनाए गए थे, अन्नागार बनाए गए थे। तो वहीं अन्नागार की अगर लंबाई की बात करें तो 45.71 मीटर लंबा हुआ करता था और 15.23 मीटर चौड़ा हुआ करता था। तो इतने बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे। हड़प्पा में भी आप देखेंगे तो अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं और जिनकी संख्या 6 मानी गई है और ईंटों के मजबूत चबूतरे पर स्थित हुआ करता था। इन अन्नागारों में अधिशेष अन्न का भंडारण किया जाता था, जैसा कि हमने बता ही दिया। तो देखिए सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है। अगर हम वही बात करते हैं सैंधव सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे, तो वो कौन कौन से थे, तो याद रखना है पहला जो था मोहनजोदड़ो था। अब देखिए मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में मतलब निकलता है उसे कहा जाता है मृतकों का टीला। तो कभी कभी आ जाएगा क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया था, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया था। और ये सिंधु प्रांत में आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहीं पे आप देखेंगे तो ये स्थल आपको देखने को मिलेगा। और ये चर्चा में क्यों था, तो इसमें आप अभी हमने बताया था बृहत स्नानागार अन्नागार के अवशेष आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ पुरोहित की मूर्ति भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण नगर था वो था हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा जो था वो पहला स्थल था जिसे खोजा गया था। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी तो जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया। यही वजह है कि इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। तो हड़प्पा याद रखना है। और ये सैंधव सभ्यता की प्रथम जानकारी यहीं से मिली थी। और ये आप बात करें हड़प्पा की अवस्थिति की, तो पाकिस्तान के पश्चिमी आप देखेंगे पंजाब प्रांत का मांटगोमरी जिला है और रावी नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो अगला महत्वपूर्ण नगर है वो है चन्हूदड़ो। और जो उसके बाद आता है तो लोथल आता है। लोथल आप जानते ही हैं, ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में आप देखेंगे तो भोगवा नदी के किनारे आपको लोथल देखने को मिल जाता है साथियों। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह सैंधव नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पे स्थित था कालीबंगा। तो याद रखना है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट जो अगला महत्वपूर्ण नगर आता है वो है सुतकांगेडोर। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो बनावली देखने को मिलता है। और बनावली की बात किया जाए तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आप देखेंगे तो बनावली आपको हरियाणा का हिसार जिले में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।